यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों का एग्जाम जो है वो 1 जनवरी से जो स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, और दिसंबर 2024 के पेपर तो भाई आने वाले हैं। ठीक है, अब पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका रिवीजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी प्रिपरेशन के अंदर। ओके, तो रिवीजन के लिए हम लोगों ने अभी रिवीजन सीरीज जो स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर अभी हम लोग जो है वो 3 यूनिट पेपर नंबर 2 कॉमर्स के हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक हम लोगों ने जो है वो कंप्लीट किया बिजनेस फाइनेंस का, फिर उसके बाद में हम लोगों ने लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, और लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने इनकम टैक्स है उसको भी हमने क्या कर लिया, कंप्लीट। अब जो है बात आती है अपने नई यूनिट का, जिसका नाम है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये जो अपना यूनिट नंबर 7 है, दैट इज अ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसको अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे और 4 लेक्चर्स में इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो ये जो बैंकिंग का जो अपना यूनिट है, इसके अंदर जो अपना यूजीसी ने जो सिलेबस नोटिफाई किया था, उसको हम लोगों ने बैंकिंग की बुक के अंदर जो है वो 10 चैप्टर्स के अंदर बाइफरकेट किया। ओके, तो ये जो 10 चैप्टर है, इसको हम लोग लगभग हमने इसके ऊपर शायद 30 एक वीडियो लगाए थे। ओके, अब वो 30 वीडियोस का काम जो है वो हम लोग जो है वो 4 लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब जो 4 लेक्चर रहेंगे उसमें हम कैसे कैसे कंप्लीट करने वाले हैं, एक बार आइए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, यूनिट नंबर 7 अगर बात करते हो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, तो इसमें टोटल मिला के जो है कितने चैप्टर है, 10 चैप्टर है, जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे कितने पार्ट में, 4 पार्ट्स में। ठीक है, जो पार्ट 1 है, आज वाली जो लेक्चर है, ठीक है, ये फर्स्ट लेक्चर है। ओके, बैंकिंग को लेकर के, तो इसके अंदर हम लोग 3 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 तो कुछ खास नहीं, फाइनेंशियल रेगुलेटर का, इसमें सेबी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है। ओके, बाकी चैप्टर नंबर 2 और 3 जो कि काफी बड़े चैप्टर है, इसको हम निपटाएंगे। अगले पार्ट के अंदर हम लोग जो 3 चैप्टर करेंगे, कौन कौन सा? चैप्टर नंबर 1 जिसमें है ओवरव्यू ऑफ द ओवरऑल जो फाइनेंशियल सिस्टम अपनी कंट्री के अंदर, उसका ओवरव्यू। दूसरा फाइनेंशियल मार्केट, और एक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो चैप्टर पहला, 5 और 6 ये हम कंप्लीट करेंगे। और जो 3rd पार्ट होगा उसके अंदर हम लोग 3 चैप्टर और करेंगे। चैप्टर नंबर 4, 8 और 9। 4th के अंदर हम पढ़ेंगे बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म का, 8th में पढ़ेंगे फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म, और 9th के अंदर हम पढ़ेंगे डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग। और जो 4th पार्ट रहेगा उसके अंदर हम चैप्टर नंबर 10 बोले तो इंश्योरेंस का जो टॉपिक है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये सब चीजें हम लोग जो है वो करने वाले हैं। ओके, तो बैंकिंग का जो अपना पूरा का पूरा सिलेबस है उसको हम 4 पार्ट्स के अंदर जो है वो हमने डिवाइड कर दिए रिवीजन के लिए। इसको हम निपटाएंगे। कुछ एक अमेंडमेंट्स भी हैं, उसको भी मैं साथ के साथ में जो है वो कवर कर दूंगा। ओके जी, तो थोड़ा सा फास्ट टेक पे चलेगा। देखिए, ये रिवीजन वीडियो है। ओके, तो डिटेल के अंदर तो हर चीज हम नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा फास्ट टेक पे होगा, और ऊपर से हम जो है मैं आपको सारी बातें बता दूंगा, ताकि एग्जाम में मतलब अब जब आप प्रिपरेशन करने बैठोगे, रिवीजन जब आप करने बैठोगे, तो क्लासरूम में आपने जो कुछ पढ़ा वो सब आपको जो है वो रिमाइंड हो जाए। ओके जी सर, चलो शुरुआत करते हैं हमारे आज के फर्स्ट लेक्चर से, जिसका नाम है टाइप ऑफ बैंक। देखो, टाइप ऑफ बैंक की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आता है बैंकिंग। बैंक का जो मेन काम होता है वो क्या होता है, बैंकिंग करना। बैंकिंग का जो मतलब होता है वो क्या होता है, एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। बैंक जो है वो क्या करता है, लोगों से पैसा क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। किस लिए? उस पैसे को बैंक जो है वो 2 जगह पे जो है वो लगाने का काम करेगा। एक तो जो पैसा बैंक ने एक्सेप्ट किया उसको वो क्या करेगा, लेंडिंग करेगा, आगे उधार के तौर पे देगा, और दूसरा जो वो क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, किसका? डिपॉजिट ऑफ मनी। किससे? जो डिपॉजिट जो है वो कहां से है, पब्लिक से, जो कि रीपेबल है ऑन डिमांड और अदरवाइज, और जो विड्रॉएबल है बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। बैंकिंग कंपनी क्या है? बैंकिंग कंपनी कोई भी एक ऐसी कंपनी जो इंडिया के अंदर बैंकिंग का बिजनेस करती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बैंकिंग कंपनी। इंडिया के अंदर कोई भी बैंक, अगर आप कोई भी बैंक ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको अपने नाम के साथ में बैंक, बैंकर या बैंकिंग कंपनी वर्ड जो है वो क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। और इंडिया में बैंक के अलावा अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आप इन वर्ड्स का जो है वो अपने नाम के अंदर जो यूज नहीं कर सकते। तो लिखा हुआ है बैंक, बैंकर, बैंकिंग एंड बैंकिंग कंपनी, नो कंपनी अदर देन ए बैंकिंग कंपनी। कोई भी कंपनी बैंकिंग कंपनी के अलावा यूज नहीं कर सकती एज ए पार्ट ऑफ इट्स नेम, अपने नाम के साथ में कोई भी ऐसा वर्ड जिसके अंदर जैसे बैंक, बैंकर, बैंकिंग या बैंकिंग कंपनी, ऐसा वर्ड जो है आप अपने नाम के साथ में यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है जी, आगे व्हाट इज एनडीटीएल? एनडीटीएल जो है वो क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर आपका डिमांड लायबिलिटी भी आएगी और टाइम लायबिलिटी भी। डिमांड लायबिलिटी के अंदर आ गया कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, और टाइम लायबिलिटी के अंदर आ गया आपका एफडी और आरडी। ठीक है, अगर बात करते हैं एज इट नेम सजेस्ट, एनडीटीएल के बेसिकली 3 कंपोनेंट है। एक है जी आपका डिमांड लायबिलिटी, एक है आपका टाइम लायबिलिटी, और एक होता है नेटिंग अमाउंट, जिसको विच दैट इज रिड्यूस फ्रॉम द डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। डिमांड लायबिलिटी जो है बैंक की, डिमांड लायबिलिटी क्या होती है, बैंक की वो लायबिलिटी है विच आर पेबल ऑन डिमांड। तो बैंक लायबिलिटी, डिमांड लायबिलिटी वो है जैसे ही कस्टमर क्या करेगा, डिमांड करेगा, आपको वो पैसा कस्टमर को क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। मतलब बैंक की वो लायबिलिटी जो डिमांड पे बैंक को क्या करना पड़ेगा, मैच्योर करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिमांड लायबिलिटी। जैसे आपका पैसा
जो बैंक के अंदर करंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट के अंदर पड़ा है, तो जब कभी भी आपका मन करे तो आप निकलवा सकते हो। इसका मतलब जैसे ही आपका मन हुआ तो बैंक को वो आपकी लायबिलिटी को मैच्योर करके देना पड़ेगा। दैट इज नोन एज डिमांड लायबिलिटी। इसके एग्जांपल जो हो यहां पे दे रखे हैं, करंट डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, मार्जिन, अगर आप बैंक ने जो है वो एलसी के तौर पे कोई मार्जिन रखा हुआ है, ये सब। ठीक है। टाइम लायबिलिटी क्या होती है? टाइम लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जो डिमांड लायबिलिटी नहीं है, मतलब अदर देन डिमांड लायबिलिटी, उसको बोलते हैं टाइम लायबिलिटी। और ये कौन सी होती है? जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही जो हो क्या होती है, मैच्योर होगी, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? टाइम लायबिलिटी। ठीक है। फिर होता है ओडीटीएल, अदर डिमांड टाइम लायबिलिटी। इसके अंदर बेसिकली क्या कहता है? इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिपॉजिट, बिल पेबल हो गया, अनपेड डिविडेंड हो गया, ये सब पार्ट है किसका? ओडीटीएल का। ठीक है जी। अब बात आती है बैंक। बैंक जो है वो क्या होता है? तो बैंक मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर बैंक जो है वो कैसे, बैंकिंग की शुरुआत कैसे हुई, उसका कोई क्लियर कंसेप्शन नहीं है। लेकिन शुरुआत के अंदर लोग इटली के अंदर जो है वो, जो बड़े बड़े जो ट्रेडर होते थे, मतलब जो व्यापारी होते थे, तो वो फ्राइडे के दिन जो है वो शहर में जाते थे और वहां पे जो है वो एक पेड़ के नीचे बेंच लगाते थे। ओके। और वहां पे बैठ करके वो क्या व्यापार करते थे। वहां से इनका नाम जो है वो पड़ा। ठीक है ना। बैंक वर्ड जो है वो वहां से जो है वो शुरुआत हुई। ओके। तो बैंक जो वर्ड है वो आया कहां से? बेंची वर्ड जो है वहां से, जिसका जो वर्ड है वो क्या है? बैंक्यो। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पहला जो बैंक खुला वो था आपका कासा डी सैन जियोर्जियो, जो खुला 1148 में। और पहला जो पब्लिक सेक्टर का जो बैंक ओपन हुआ था वो हुआ था 1157 में, जिसका नाम था बैंक ऑफ वेनिस। बैंक का मतलब जो क्या होता है? बैंक का मतलब कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो पैसे के अंदर डील करता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? बैंक। ये जो इंस्टीट्यूशन है एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल, गिव लोन टू दोज हु आर इन नीड। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक या फीचर जो है बैंक के वो क्या? ये डील करते हैं किसमें? मनी में। ये इंडिविजुअल फॉर्म में, फॉर्म के फॉर्म में या कंपनी फॉर्म में हो सकता है। इसका मेन काम जो है वो क्या होता है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। ये क्या करता है? एडवांसिंग देता है। आगे पेमेंट एंड विड्रॉल, एजेंसी सर्विसेज जो है ये भी प्रोवाइड करता है। प्रॉफिट एंड सर्विस ओरिएंटेशन के लिए हमेशा ये क्या करते हैं? काम करते हैं। बैंक जो है वो एवर इंक्रीजिंग फंक्शन है, हमेशा नई नई चीजें जो है वो बैंकिंग फंक्शन के अंदर इंक्लूड होती रहती है। बैंक एक लिंक है बिटवीन द बोरोवर एंड द लैंडिंग ऑफ द मनी। और बैंक वो है जिसका बैंकिंग बिजनेस के अंदर जो डील करता है। नेम आइडेंटिटी ऑलवेज एड द वर्ड बैंक टू इट्स नेम। ठीक है जी। अब हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो इंडिया के अंदर जो है वो बैंकिंग की हिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुई? तो अपने भारत के अंदर सबसे पहला बैंक जो ओपन किया गया वो था 1770 में, जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और ये 1829 से 32 के पीरियड में क्या हो गया? लिक्विडेट। उसके बाद में 1786 के अंदर जो है वो अपना खुला यहाँ पे कौन सा? जनरल बैंक ऑफ इंडिया। और ये लिक्विडेट हो गया कब? 1791 के अंदर। उसके बाद 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे जो अंग्रेजों ने बनाए थे, एक था बैंक ऑफ बंगाल, एक था बैंक ऑफ बॉम्बे और एक था बैंक ऑफ मद्रास। और 1921 में ये जो तीनों बैंक प्रेसिडेंसी बैंक थे, इन दिनों को जो है वो क्या कर दिया? मर्ज कर दिया और इनका नाम रखा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये एक क्वासी सेंट्रल बैंक था, क्योंकि उस टाइम पे अपना आरबीआई तो था नहीं, तो ये सेंट्रल बैंक की भूमिका निभा रहा था। ठीक है। ये जो 1921 के अंदर जो जब इसको इंपीरियल बैंक ऑफ बनाया गया, तो ये बनाया गया जेएम केन्स के कहने पर। ओके। बाद में उसके बाद में भारत आजाद हुआ 47 के बाद में, फिर हमने 1955 के अंदर जो है एसबीआई, इसका नाम जो है उसको रीनेम किया, एसबीआई किया, और इसको गवर्नमेंट ने अपना बैंक बना लिया। इसके जो शेयर थे वो किसने परचेज कर लिया? गवर्नमेंट ने। फिर उसके बाद में 1960 के अंदर इसमें जो है 7 सब्सिडी को क्या किया गया? ऐड किया गया। और आज की डेट में जो इसकी जितने भी सब्सिडी है वो सारी दोबारा से एसबीआई के अंदर जो है वो मर्ज हो गई है। इसके बाद फिर 1865 के अंदर बैंक ऑफ इलाहाबाद आया। 1894 के अंदर जो है वो लाहौर के अंदर पीएनबी को एस्टेब्लिश किया गया। 1926 के अंदर एक कमेटी एस्टेब्लिश की गई जिसका नाम था हिल्टन कमीशन, जिसको बोलते हैं बेसिकली हम लोग क्या? रॉयल कमीशन। इसने अपनी रिकमेंडेशन दिया और उसकी रिकमेंडेशन के बेस पर 1935 के अंदर हम लोगों ने जो है वो बना दिया था किसको? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। जब वो बनाया तो इनिशियली वो क्या था? एक प्राइवेट सेक्टर बैंक था। ओके। फिर उसके बाद में देश आजाद हुआ और फिर 1949 1 जनवरी 1949 को हम लोगों ने आरबीआई को जो है वो क्या कर दिया? नेशनलाइज। ठीक है। उसके बाद में 1969 के अंदर जो है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट बहुत ही ब्लंट डिसीजन जो है गवर्नमेंट ने लिया और गवर्नमेंट ने वहां पे नेशनलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया और 14 बड़े बड़े बैंक्स जिनका डिपॉजिट जो है वो 50 करोड़ से अबव था, उन सबको क्या कर लिया? नेशनलाइज। उसके बाद में गवर्नमेंट जो है नहीं मानी और फिर 1980 के अंदर दोबारा ने गवर्नमेंट ने जो है नेशनलाइजेशन का प्रोसेस फिर स्टार्ट किया और गवर्नमेंट ने वहां पे जो है 6 बैंकों को जो है वो क्या कर लिया? नेशनलाइज कर लिया, जिनका जो डिपॉजिट था वो 200 करोड़ से ऊपर का था। ठीक है। उसके बाद फिर लोगों ने बहुत अपोज किया और फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब हम नेशनलाइजेशन नहीं करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद में अगर हम जर्नी की बात करते हैं तो अपने इंडिया के अंदर जो है वो बैंकिंग जर्नी जो है उसको 3 फेज में पढ़ते हैं। सबसे पहले अर्ली फेज, इंट्रोडक्शन फेज, उसके बाद में आया आपका नेशनलाइजेशन फेज और अब जो चलता है वो है आपका रिफॉर्मिंग फेज। ठीक है जी। जो स्टार्टिंग जो है वो कैसे कैसे हुआ आपको मैंने बता दिया कि स्टार्टिंग के अंदर क्या था। सबसे पहले अपना बैंक ऑफ हिंदुस्तान ओपन हुआ, उसके बाद में जनरल बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी आपको मैंने बता दिया। ठीक है।
मेन जो है वो है आपका, अच्छा ये जो फेज नंबर 2 था वो आपको मैंने बता दिया। इसके अंदर सबसे पहले 19 जुलाई 1969 को गवर्नमेंट ने जो है नेशनलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया, जिसमें 14 बैंकों को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, नेशनलाइज किया। नेशनलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपना बना लेती है, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या कर लेगी, परचेज कर लेगी। प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस है उनको क्या कर लेगी, अपना बना लेगी, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नेशनलाइजेशन। सेकंड फेज जो है नेशनलाइजेशन का वो स्टार्ट हुआ इंडियन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म में, जो 1980 के अंदर, और इसके अंदर जो है लगभग जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ सेकंड फेज जो नेशनलाइजेशन का, तो उस टाइम पे 80% से ऊपर जो बैंक है वो सारे के सारे कौन से हो गए थे, गवर्नमेंट के हो गए थे, ठीक है जी। इसके बाद में फिर ये बैंकों का नाम बता रखे कि कौन कौन से फर्स्ट फेज में थे और कौन कौन से सेकंड फेज में जो गवर्नमेंट ने इनको क्या किया, अपना बनाया, ठीक है जी। अच्छा ये जो 20 थे टोटल, 14 और 6 20 हो गए थे। उसके बाद में जो है एक न्यू बैंक ऑफ इंडिया, और उसको जो है वो बाद में क्या कर दिया, मर्ज कर दिया गया था, ठीक है ना। तो रह गए थे ये कितने, 19, ठीक है। इसके बाद में जो फेज नंबर 3 आया, इसके अंदर जो है नए नए प्रोडक्ट जो है वो क्या किए गए, लॉन्च किए गए। एटीएम हो गया, फॉरेन बैंक हो गया, फोन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ये सब जो है वो आ गया। और अब टाइम को जो है वो ज्यादा तवज्जो दिया गया, किसके मुकाबले में, पैसे के मुकाबले में, ठीक है जी। नेशनलाइजेशन क्या है वो आपको मैं बता दिया। नेशनलाइजेशन को डिफाइन करते हैं, ये गवर्नमेंट का प्रोसेस है जिसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, टेक द कंट्रोल ओवर द एसेट एंड ओवर ए कॉर्पोरेशन, यूजुअली बाय एक्वायरिंग द मेजॉरिटी और द होल स्टेक इन द कॉर्पोरेशन। अब बैंकों को क्यों नेशनलाइज किया, ताकि लोगों का जो विश्वास है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बढ़े, क्योंकि लोग पहले बैंकों में पैसे जमा करते नहीं थे, लोग जो है वो डाक खाने में पैसे जमा करते थे, ओके। तो लोगों का विश्वास बैंकों के ऊपर बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो क्या किया, बैंकों को नेशनलाइज कर दिया। जब नेशनलाइजेशन होगा तो बैंक जो है वो किसके हो जाएंगे, गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट के बैंक होंगे तो लोगों का विश्वास गवर्नमेंट के ऊपर होता ही है, तो लोगों का विश्वास बैंकों पे भी ओवरऑल हो जाएगा, ठीक है जी। नेशनलाइजेशन 2 फेज में आपको मैंने बता दिया। फंक्शन की बात करते हैं, कमर्शियल बैंक है तो कमर्शियल बैंक के जो है वो 4 फंक्शन है, एक है प्राइमरी, फिर है सेकेंडरी, फिर डेवलपमेंट, और एक कौन सा, मॉडर्न। सबसे पहले नंबर पे जो है वो पढ़ेंगे प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन को हम लोग जो है वो एसिड टेस्ट फंक्शन भी बोलते हैं। प्राइमरी फंक्शन के अंदर जो बैंक का सबसे मेन प्राइमरी फंक्शन है वो है एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट। बैंक जो है वो क्या करता है, आम जनता से पैसा जो है वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। कैसे कैसे एक्सेप्ट करेगा, एफडी के तौर पर, जिसके अंदर कैश को डिपॉजिट किया जाएगा और इन दिस अकाउंट फॉर ए फिक्स पीरियड के लिए। फिर करंट डिपॉजिट के तौर पे भी बैंक जो है वो क्या करेगा, पैसा एक्सेप्ट करता है। मेन बात यह है कि जो डिपॉजिटर बैंक के अंदर करंट डिपॉजिट करता है, ओके, करंट अकाउंट ओपन करके उसमें पैसा जमा करेगा, उसके ऊपर बैंक को कोई भी जो है वो इंटरेस्ट पे करना नहीं पड़ता है। फिर सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, ये भी एक तरीका है, ठीक है। दूसरा है रिकरिंग डिपॉजिट, जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में, हर एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद जो है जो डिपॉजिटर है वो अपना कुछ पैसा बैंक के अंदर जमा करते रहते हैं। ये है आपका बेसिकली क्या, सबसे पहला काम बैंक का प्राइमरी फंक्शन जो है एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट। अब बैंक के पास जब ये पैसा आ गया तो बैंक इस पैसे को जो है वो क्या करता है, आगे बोलो, जल्दी बोलो, क्या करते हैं, एडवांसिंग। एडवांसिंग कैसे कैसे करेगा, तो बैंक जो है वो अलग अलग तरीके से जो है वो लोन या फंडिंग जो है वो प्रोवाइड करता है। सबसे पहला मनी एट कॉल, जब बैंक बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए, जनरली 1 से 14 दिन के लिए जो है वो क्या करा, आगे उधार के तौर पे जो है वो पैसा प्रोवाइड करे आम जनता को, उसको बोलेंगे मनी एट कॉल। ओवरड्राफ्ट, जिसके अंदर बैंक जो है वो अलाउ करता है कस्टमर को कि आपके पास आपका जितना पैसा आपके करंट अकाउंट के अंदर जमा है, ओके, तो आप उससे ज्यादा की चेक काट सकते हो, इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। कैश क्रेडिट, तो बैंक यहाँ पे जो है वो क्या करेगा, बेसिकली आपकी करंट एसेट को जो है हाइपोथेकेट करके उसके ऊपर आपकी एक लिमिट बना देगा और उस लिमिट तक आप जो है वो पैसा बैंक से विड्रॉ कर सकते हो। फिर डिस्काउंटेबल द बिल, जिसके अंदर बैंक ये बोलेगा कि आपके जो बिल है, जो आपके पास बीआर अवेलेबल है, मैं उसको डिस्काउंट कर दूंगा, ओके, और मैं आपको पैसा प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, बैंक जो है इनडायरेक्ट तरीके से जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेस करके गवर्नमेंट को भी पैसा प्रोवाइड करते हैं। बैंक का लोगों से पैसा एक्सेप्ट करके और लोगों को पैसा दे करके बैंक ऐसा करके जो है वो क्या करता है, क्रेडिट को क्रिएट करने का काम करता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन जो है बैंकिंग सिस्टम जो है प्ले कर रहा है आज की डेट में, वो है टू क्रिएट डिमांड डिपॉजिट एंड हेल्प करना उसको इन क्रिएटिंग इट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर चेक सिस्टम ऑफ पेमेंट ऑफ फंड। चेक जो है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, इट इज द मोस्ट पॉपुलर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज करते हैं कस्टमर टू मेक दी पेमेंट। चेक सिस्टम वाज इवॉल्व्ड इन वेरी अर्ली स्टेज ऑफ बैंकिंग एंड नाउ इट हैज बिकम द मेन क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। और आज के डेट में ये सब सिस्टम जो है वो क्या हो गया, दूर हो गया, और अब जो है वो चलता है अपना कौन सा, सारा का सारा ऑनलाइन, ओके। फिर सेकेंडरी फंक्शन में बैंक जो है वो 2 तरीके से फंक्शन परफॉर्म करेगा। सबसे पहले एजेंसी, जो काम करना तो कस्टमर ने था लेकिन बैंक कर देगा कस्टमर के बिहाफ पे, उसको बोलते हैं एजेंसी फंक्शन। जहां पे बैंक कस्टमर के एजेंट के तौर पे भूमिका निभाता है, उसको बोलते हैं क्या, एजेंसी फंक्शन। तो कमर्शियल बैंक यहाँ पे जो है वो एक्ट करेगा एज ए एजेंट ऑफ द कस्टमर। इसमें बैंक जो है वो क्या क्या करते हैं, आपके बिहाफ पे जो है वो क्या करेगा, कलेक्शन पेमेंट ऑफ क्रेडिट, ठीक है, आपके बिहाफ पे पैसे इकट्ठा करेगा और आपके बिहाफ पे पेमेंट भी कर देगा। दूसरा, आपके बिहाफ पे जो है सिक्योरिटी का सेल परचेस करेगा। तीसरा, ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटिव की भूमिका निभाएगा। चौथा, रेमिटेंस ऑफ मनी, ठीक है, कोई भी आपने पैसा जो किसी को भेजना था वो करने का काम कर देगा। आपके बिहाफ पे रिप्रेजेंटेशन कर देगा और आपके बिहाफ पे जो है गोल्ड या सिल्वर, मतलब इन मेटल करेंसी, मेटल जो सिक्योरिटी है इनके अंदर डीलिंग भी
कर सकता है। इसके अलावा एजेंसी फंक्शन के अलावा बैंक जो है वो सेकेंडरी फंक्शन में एक जनरल यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइड करता है। बैंक अपनी बैंकिंग फैसिलिटी के अलावा और भी फंक्शन परफॉर्म करता है और भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेगा। लाइक सबसे पहला लॉकर फैसिलिटी, ठीक है, जहां पे आप अपना कीमती सामान रख सकते हो। दूसरा एक्टिंग एज ए रेफरी, बैंक जो है वो आपके बिहाफ पे लोगों को रेफरेंस प्रोवाइड कर देगा। तीसरा इशूइंग द एलसी, आपके बिहाफ पे जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देगा। एक्टिंग एज एन अंडरराइटर की भूमिका भी निभाता है, ठीक है। एज एन इंफॉर्मेशन बैंक, बैंक जो है वो टाइम टू टाइम पे जो है वो क्या करेगा, पूरी इंडस्ट्री के से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन भेजता रहे, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करता है, ओके, जिसको आप यूज करके अपनी पॉलिसी जो है मेकिंग कर सकते हो। दूसरा इशू ऑफ द ट्रैवलर चेक, इशू ऑफ द गिफ्ट चेक, इशू ऑफ द डीलिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज एंड मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज। इसके बाद है डेवलपमेंट फंक्शन। डेवलपमेंट फंक्शन के अंदर बैंक जो है वो देश के अंदर डेवलपमेंट करने में मदद करता है। कैसे कैसे? सबसे पहला मोबिलाइजेशन होता सेविंग, तो बैंक जो है वो क्या करेगा, लोगों से पैसा जो है वो क्या करता है, सेविंग को इकट्ठा करेगा। फिर उसको एक्सटेंड करेगा बैंकिंग सर्विस को इन द रूरल एरिया के अंदर भी, ठीक है ना, मतलब अपने ब्रांचेस जो अनबैंक्ड एरिया है वहां पे भी बैंक जो है वो क्या करता है, अपने ब्रांचेस ओपन करेगा। और जो डिप्राइव्ड सेक्शन है सोसाइटी का, उसको भी जो है वो मेन स्ट्रीम के साथ में जोड़ने का काम करता है। फिर प्रोवाइडिंग लोन टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, असिस्टेंस टू द कैपिटल मार्केट, बैंक जो है लोगों से पैसे इकट्ठा करेगा और उस पैसे को जनरली जो है वो कैपिटल मार्केट में भी इन्वेस्ट करने का काम करता है। मॉडर्न फंक्शन की अगर बात करते हैं तो बैंक क्या करता है, एटीएम कम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड हो गया, ठीक है, ये सर्विस आपको प्रोवाइड करवा रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक मनी, ठीक है। अब आपको जो है वो हार्ड कैश अपने पास लेके घूमने की जरूरत नहीं है, प्लास्टिक मनी से आपका काम चल जाएगा। फिर मेल ट्रांसफर या टेलीग्राफी ट्रांसफर, या इसके अलावा टेली बैंकिंग कि आप कॉल पे जो है वो बैंकिंग सर्विस को अवेल कर सकते हो। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग हो गया, राउंड द क्लॉक बैंकिंग हो गया, ये सब जो है वो हो गया। दिस ऑल आर द डेवलपमेंट फंक्शन जो बैंक आज के डेट में परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद है मॉडर्न सर्विसेज प्रोवाइडेड बैंक। बैंक वो क्या, सबसे पहले सीबीएस। सीबीएस इज अ सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन। इसके अंदर जो है वो आप अपने बेसिकली बैंकिंग जो आपका अकाउंट है उसको आप जो है पूरी कंट्री में कहीं से भी जो है उसको ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन टैक्स पेमेंट आजकल जो है वो ये आ गया है। दूसरा कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग आप कर सकते हैं इजीली। रिटेल इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज हो गया, उसका सेल परचेज अगर आपको करना आप इजीली कर सकते हैं। ई मनी इंडिया बैंक ये भी सर्विसेज जो है वो क्या करे, प्रोवाइड करवा रहा है। इसके अलावा ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन अगर करनी है, या डिपॉजिटरी सर्विसेज, इसका मतलब बैंक के माध्यम से आप लोग जो है वो अपने मतलब जो भी सिक्योरिटी है उसको आप डीमैट फॉर्म के अंदर जो है वो रख सकते हो। इसके अलावा ईएफटी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो गया, ऑनलाइन बिल पेमेंट हो गया, ऑनलाइन एयर टिकट बुकिंग हो गया, ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन इंस्टा रेमिट आरटीजीएस सर्विस, ये सब जो है वो बैंक क्या कर रहा है, प्रोवाइड करवा रहा है। बैंक का जो मेन काम है वो क्या, सबसे पहला मोबिलाइजेशन, लोगों से पैसा क्या करना, इकट्ठा करना। तो डिपॉजिट रिसोर्स ऑफ बैंक, ठीक है, लोगों से पैसे इकट्ठा करेगा। फिर उसको क्या करना, लेंडिंग करना और इन्वेस्टमेंट करना। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो बैंक जो है वो करेगा एसएलआर सिक्योरिटी में या फिर नॉन एसएलआर सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है जी। अब रोल ऑफ कमर्शियल बैंक जो है, एक बार इसको देख लेना। टाइप ऑफ बैंक, टाइप ऑफ बैंक की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे बैंक की जो है वो अलग अलग कैटेगरी हमने जो है वो एस्टेब्लिश की हुई है। सबसे पहला सेकंड शेड्यूल के हिसाब से, ठीक है, आओ पढ़ते हैं। एज पर सेकंड शेड्यूल ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो बैंक दो तरीके का, एक है शेड्यूल कमर्शियल बैंक और एक है आपका नॉन शेड्यूल, ठीक है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक कौन सा होता है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक वो है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेकंड शेड्यूल के अंदर जिसका नाम दर्ज है उसको बोलेंगे शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो कौन कौन सी कंडीशन आपको जो है वो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी अगर आपको शेड्यूल कमर्शियल बैंक की कैटेगरी के अंदर आना है। सबसे पहला ये है कि आप जो है वो इंडिया के अंदर बैंकिंग बिजनेस में होना चाहिए। दूसरा, आपका जो पेड अप कैपिटल है वो 5 लाख से ऊपर होना चाहिए और आज के डेट में कितना, 1000 करोड़। तीसरा, आरबीआई ने इट मस्ट सेटिस्फाई आरबीआई, अगर आरबीआई जो है वो इस चीज से सेटिस्फाई होना चाहिए कि आपके जो अफेयर्स है, मतलब आपके जो बैंकिंग एक्टिविटी है वो कंट्री के डिटरमेंटल में नहीं है, ठीक है। चौथा, आप जो है वो कंपनी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो आरबीआई जो है वो आपका नाम आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल के अंदर क्या कर देगा, दर्ज कर देगा। नॉन शेड्यूल बैंक कौन से होते हैं, जिनका नाम जो है वो आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल के अंदर नहीं होता, उसको बोलते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है। डोमिसाइल के बेस पर बैंक जो दो तरीके से, एक है फॉरेन बैंक, एक है डोमेस्टिक बैंक। फॉरेन बैंक की अगर बात करते हैं, फॉरेन बैंक का मतलब कोई भी एक ऐसा बैंक जो इनकॉर्पोरेट हुआ आउटसाइड इंडिया, जिसका रजिस्ट्रेशन कहां हुआ, आउटसाइड इंडिया, लेकिन उसने अपना ब्रांच ऑफिस ओपन कर लिया कहां पे, इन इंडिया, उसको बोलते हैं हम लोग इंडिया के लिए क्या, फॉरेन बैंक, ठीक है। फिर डोमेस्टिक बैंक, डोमेस्टिक बैंक का मतलब एक ऐसा बैंक जिसका रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन जो है वो कहां पे हुआ, इंडिया में, और जिसके ब्रांच ऑफिस कहां पे ओपन है, इंडिया के अंदर, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, डोमेस्टिक बैंक। ओनरशिप के बेस पर जो है हम बोलेंगे बैंक जो दो तरीके से, एक है पब्लिक सेक्टर, एक है प्राइवेट सेक्टर, और एक और भी होता है जिसको बोलते हैं कोऑपरेटिव। पब्लिक सेक्टर बैंक वो है जिसको ओन एंड गवर्न कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। प्राइवेट सेक्टर बैंक वो है जिसको ओन एंड गवर्न जो है वो कौन करता है, प्राइवेट जो है वो लोग करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक जनरली वो बैंक है जिसको कुछ इंडिविजुअल मिल करके जो वो क्या करते हैं, ओपन करते हैं। यहाँ पे जो बेसिकली मेंबर्स होते हैं वही बैंक के जो वो कस्टमर भी होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, ठीक है, इनको बनाया जाता है टू प्रोटेक्ट द स्मॉल प्रोड्यूसर, स्पेशली द पुअर एग्रीकल्चरिस्ट अगेंस्ट द माल प्रैक्टिस ऑफ द मनी लेंडर एंड टू प्रमोट द
थ्रिफ्ट। अब जो आपके कोऑपरेटिव बैंक है वो 3 लेवल पे काम करते हैं। सबसे पहला प्राइमरी, ये बेसिकली जो है वो ये बेस होते हैं कोऑपरेटिव बैंक का, ठीक है। एक होता है सेंट्रल लेवल पे और एक है कौन सा, स्टेट, ठीक है। तो स्टेट लेवल पे जो आपके विलेज लेवल पे जो काम करता है वो है प्राइमरी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काम करता है वो आपके सेंटर, और स्टेट लेवल पे जो काम करेंगे वो है अपेक्स, आपके जो मेन बॉडी होती है कोऑपरेटिव बैंक में, वो है आपका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। फंक्शन के बेस पर जो है बैंक कई तरह के होते हैं। सबसे पहले कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जब कोई बैंक जो है वो बैंकिंग एक्टिविटी कंडक्ट करता है टू फॉर द सेक ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कमर्शियल बैंक, ठीक है जी। इसके बाद इंडस्ट्रियल बैंक, जिसमें बैंक का जो मेन काम होता है वो क्या, इंडस्ट्री को लोन प्रोवाइड करना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंडस्ट्रियल बैंक। एग्रीकल्चर बैंक की अगर बात करते हैं, जिसका मेन काम जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए जो क्या करना, पैसा प्रोवाइड करना, और इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर की जो अपेक्स बैंक है वो है कौन सा, नाबार्ड, ठीक है। फिर एक्सचेंज बैंक, इनका जो ये कोई सेपरेट इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये नॉर्मल बैंक के होते हैं, बस इनके पास में एक एक्सेल लाइसेंस होता है कि ये फॉरेन करेंसी के अंदर भी सेल परचेज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सचेंज बैंक। फिर आपका सेविंग बैंक हो गया। जनरली जितने भी कमर्शियल बैंक है वो भी सेविंग बैंक का भूमिका निभा रहे हैं। तो लोगों के अंदर जो है वो सेविंग की जो हैबिट है उसको इनकलकेट करने के लिए सेविंग बैंक को एस्टेब्लिश किया जाता है। फिर इंडिजिनस बैंक, जो अपने इंडिया की जो बैकबोन थे स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है, उनको इंडिजिनस देसी बैंक बोलते हैं, जो बेसिकली मनी लेंडर हो गए, महाजन हो गए, साहूकार हो गए, ये सब, ठीक है। डिफेक्ट क्या था, इंडिजिनस बैंकिंग जो अपने पुराने टाइम में जो बैंकिंग चलती थी उनमें डिफेक्ट क्या था, सबसे पहला इंडिजिनस बैंकिंग जो है वो ओल्ड या आउटडेटेड मेथड को फॉलो करते थे। दूसरा, दे डू नॉट मेक ए डिस्टिंक्शन विद द शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ठीक है। ये दो सबके लिए एक जैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करते थे। ये ट्रेडिंग और कमीशन बिजनेस जो है इनको भी क्या करते थे, कंबाइन करते थे बैंकिंग के साथ में। डिपॉजिट सेट तो जो थी इनके वो बहुत ही क्या थे, कम थे, तो ये अपना खुद का पैसे आगे जो है उधार के तौर पर प्रोवाइड करते थे। ट्रांजेक्शन जो है इंडिजिनस बैंक की वो लार्जली फाइनेंस बाय द कैश, और इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो बहुत ही क्या था, हाई था, एंड दे आर अनऑर्गेनाइज्ड। फिर रिटेल बैंकिंग, जो जनरली आप लोग जो बैंकिंग सर्विसेज अवेल कर रहे हैं वो सब क्या है, रिटेल बैंकिंग, ठीक है। इसको इंडिविजुअल का, जब एक बैंक जो है इट रेफर टू ए बैंकिंग एक्टिविटी दैट इज गियर बिकॉज टुवर्ड्स द इंडिविजुअल कस्टमर, ठीक है। तो जो कमर्शियल बैंक जो बैंकिंग फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं वो सब क्या है, रिटेल बैंकिंग है। रिटेल बैंकिंग के अंदर जो है वो क्या क्या इंक्लूड है, ऑफरिंग सेविंग एंड करंट अकाउंट हो गया, ठीक है, बिल पेइंग सर्विसेज हो गया, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड हो गया, पर्सनल लोन हो गया, हाउसिंग लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, एक्सेट्रा। आगे फिर आरआरबी, अपने इंडिया के अंदर जो है रीजनल रूरल बैंक जो है इनको भी बनाया गया। तो 2 अक्टूबर 1975 को महात्मा गांधी की जयंती पे जो है वो सबसे पहले जो है वो आरआरबी की जो क्या की शुरुआत की गई। तो आरआरबी शुरुआत तो कर दिया, लेकिन इसका एक्ट जो है वो बनाया गया 1976 के अंदर, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं आरआरबी का, आरआरबी आता है इंडियन शेड्यूल कमर्शियल बैंक, जो ऑपरेट होते हैं कहां पे, रीजनल लेवल पे इन द डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। दे हैव बीन क्रिएटेड विद ए व्यू ऑफ सर्विंग प्राइमरी द रूरल एरिया ऑफ इंडिया विद बेसिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है। आरआरबी की जो है वो अर्बन एरिया के अंदर भी ब्रांचेज हो सकती हैं, ठीक है। आरआरबी क्या करता है, प्रोवाइड करता है बैंकिंग फैसिलिटी किसको, रूरल एंड द सेमी अर्बन एरिया को, ठीक है। ये कैरी आउट करता है जो मनरेगा फैसिलिटी है, ठीक है, तो उसको कैरी ऑन करवाने का काम करता है। आरबीआई जो आरआरबी है वो पैरा बैंकिंग फैसिलिटी है वो भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। पैरा बैंकिंग फैसिलिटी का मतलब क्या होता है, बैंकिंग फैसिलिटी के अलावा जो भी फैसिलिटी है उसको बोलते हैं पैरा बैंकिंग फैसिलिटी, ठीक है। उसके बाद में आपका स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की भूमिका भी निभाते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो शुरुआत जो है वो कैसे हुआ था, तो शुरुआत के अंदर 26 सितंबर 1975 एक ऑर्डिनेंस पास किया गया और ये डिसाइड किया गया कि हम लोग जो है वो क्या करेंगे, आरआरबी को एस्टेब्लिश करेंगे। फिर 2 अक्टूबर 1975 को जो है 5 आरआरबी को जो है वो क्या किया गया, एस्टेब्लिश किया गया, जिसको प्रथम बैंक जो है, मतलब सबसे पहला जो बैंक ओपन किया उसको प्रथम बैंक बोलते हैं, ठीक है। आरआरबी का जो एक्ट है ये ध्यान रखना वो है 1976। आरआरबी के लिए जो इसके लिए जो रिकमेंडेशन था वो दिया था नरसिम्हम कमेटी वर्किंग ग्रुप ने, ठीक है ना। अब अगर आरआरबी की बात करें तो आरआरबी का जो कैपिटल वो है वो कैसे, मतलब कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो वो कैसे रहेगा, तो यहाँ पे 50% जो है वो तो आपका पैसा मतलब जो है लेके आएगी कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। 15% जो है वो लगाएगा स्टेट गवर्नमेंट और 35% जो है वो लगाएगा आपका स्पॉन्सर बैंक, ठीक है जी। अब अगर क्वेश्चन की बात करें आज की डेट में, अगर हम बात करते हैं तो आज की डेट में लगभग 43 आरआरबी जो है वो क्या वर्किंग के अंदर है। लीगल एग्जिस्टेंस एंड प्रोडक्शन की बात करें तो बोलते हैं आरआरबी जो है आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ एंड दे हैव लीगल सिग्निफिकेंस, ठीक है। इंडिया के अंदर आरआरबी को जो है गवर्न करने के लिए एक एक्ट पारित किया हुआ जिसको बोलते हैं आरआरबी एक्ट 1976, ठीक है जी। अब बात करते हैं एफडीआई लिमिट का, तो एफडीआई की अगर बात करें तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसके अंदर जो 100% एफडीआई अलाउड है और ऑटोमेटिक रूट से। ऑटोमेटिक और गवर्नमेंट रूट का मतलब ये होता है, ऑटोमेटिक के अंदर जो है मतलब यहाँ पे जैसे 100% बोल दिया तो बाहर के लोग जो है वो किसी भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में पैसे लगा सकते हैं बिना गवर्नमेंट की परमिशन के,
ठीक है, गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और कितना लगा सकते हो? 100%। बैंकिंग सेक्टर प्राइवेट में अगर बात करें तो प्राइवेट में 74% तक अलाउड है, लेकिन यहाँ लिखा 49% ऑटोमेटिक, और उसके बियॉन्ड अगर जाना है तो फिर गवर्नमेंट रूट। इसका मतलब ये है कि बाहर का कोई भी पर्सन, फिरंगी लोग जो है वो इंडिया के किसी भी कमर्शियल बैंक के अंदर, प्राइवेट कमर्शियल बैंक के अंदर जो है 74% तक कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन 49% तक तो बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के, उससे ऊपर वो कर सकते हैं, लेकिन पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। पब्लिक सेक्टर बैंकों की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर जो है वो मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक किसके? गवर्नमेंट के। और गवर्नमेंट ये बोले ठीक है तुम 20% तक पैसा जो लगा सकते हो, लेकिन वो कैसे होगा? गवर्नमेंट रूट से। और अगर बात करें सीआईसी का, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी का, तो यहाँ पे 100% एफडीआई अलाउड है, और कैसे? ऑटोमेटिक रूट से। फिर इसके बाद में जो है वो बता रखा है, लिस्ट आपको बता रखा है, पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो कितने? 12, नेशनलाइज बैंक जो है वो कितने? 11, प्राइवेट सेक्टर बैंक है 21, और फॉरेन बैंक है 44, और आरआरबी जो है वो कितने? 43। इसके अलावा लोकल एरिया बैंक जो आप दो ही रह गए, एक है आपका कोस्टल लोकल एरिया बैंक और एक है कृषि बीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक टोटल मिला के 11 है, पेमेंट बैंक जो है वो 4 है, और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है वो कितने? 34। मिनिमम जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कितनी है? 1000 करोड़ की है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको जो है वो क्या अपने इंडिया के अंदर अगर कमर्शियल बैंक का लाइसेंस लेना है तो पहले आपको जो है वो ऑन टैप मतलब यूनिवर्सल बैंक का अगर आपको लाइसेंस लेना है तो उसके लिए कुछ कंडीशन है वो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। सबसे पहला, मिनिमम जो पेड अप कैपिटल है वो कम से कम 1000 करोड़ होना चाहिए। दूसरा, कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरा, लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस को यहां से क्या किया गया? एग्जाम्प्ट किया गया। चौथा, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी जो है इज ए नॉन मैंडेटरी इन केस ऑफ प्रोमोटर। अगर आप स्टैंड अलोन प्रोमोटिंग और कन्वर्टिंग एंटिटी हो तो आपके लिए जो है वो नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी ओपन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यह है कि फॉरेन जो शेयर होल्डिंग है वो मैक्सिमम 74% तक जो है वो क्या? अलाउड है, ओके। उसके बाद में बिजनेस प्लान जो है वो आप सबमिट करेंगे, और जो भी बिजनेस प्लान आप सबमिट करोगे आरबीआई को वो रियलिस्टिक होना चाहिए और वायबल होना चाहिए, ठीक है। फिर आप 6 साल के अंदर अंदर जो है अपने शेयर्स को जो है वो क्या करोगे? लिस्ट भी करवा लोगे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ठीक है। और आपको कम से कम 25% जो अपनी ब्रांचेस है वो ओपन करना पड़ेगा। कहां पे? अनबैंक्ड रूरल एरिया के अंदर। अगर आप ये सारी चीजें, ये सारी कंडीशन जो है वो 18 महीने के अंदर पूरी कर देते हो, देन उसके बाद में आपको जो है वो क्या होगा? यूनिवर्सल बैंकिंग का लाइसेंस प्रोवाइड हो जाएगा। फिर फॉरेन बैंक जो आज के डेट में टोटल मिला के कितने हैं? 44। फॉरेन बैंक के बारे में जो है वो क्या है? फॉरेन बैंक जो है वो कोई भी ऐसा बैंक जो इंडिया के बाहर क्या हुआ? इनकॉर्पोरेट हुआ, लेकिन उसने अपना ब्रांच ऑफिस जो है ओपन कर लिया। कहां पे? इंडिया में। उसको बोलते हैं हम लोग क्या? फॉरेन बैंक। तो फॉरेन बैंक आर रजिस्टर्ड एंड हैव देयर हेडक्वार्टर कहां पे? इन द अनदर कंट्री, बट दे हैव ब्रांचेस इन आवर कंट्री। फॉरेन बैंक को जो है वो हम अपने इंडिया के अंदर जो फॉरेन बैंक है तो हमारी गवर्नमेंट को फॉरेन बैंकों को लाइसेंस प्रोवाइड करती है 2 प्रिंसिपल के बेस पर। सबसे पहला रेसिप्रोसिटी, जिसके अंदर गवर्नमेंट बोलती है कि अगर मान लो यूएसए का कोई बैंक अगर इंडिया के अंदर ओपन होगा तो इंडियन गवर्नमेंट ये बोलेगी कि हमको भी सेम ट्रीटमेंट चाहिए कि हम भी अपना बैंक यूएस में ओपन कर पाए। इसको बोलते हैं रेसिप्रोसिटी। इट इज मीन दैट फॉरेन बैंक आर गिवन नियर नेशनल ट्रीटमेंट इन इंडिया ओनली इफ दे, अगर उनकी होम कंट्री अलाउ करेगी इंडियन बैंक को कि हम भी अपने वहां पे ब्रांचेस फ्रीली ओपन कर पाए। दूसरा, सिंगल मोड ऑफ प्रेजेंस। इसका मतलब ये है जो कोई भी फॉरेन बैंक यहां पे अगर आएगा तो वो कैसा होगा? ब्रांच मोड में होगा या होली ओन्ड सब्सिडियरी मोड के अंदर ही परमिटेड होगा। आगे अपने इंडिया में जितने भी फॉरेन बैंक है वो सब बेसल के जो स्टैंडर्ड है उनको भी फॉलो करेंगे। कम से कम 500 करोड़ की मिनिमम जो है वो कैपिटल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। और सीआरएआर जो है उनका कैपिटल टू रिस्क एडजस्ट रेशियो, वो रिस्क एसेट रेशियो जो है वो होना चाहिए उनका कितना? 10%। अच्छा, फॉरेन बैंक के लिए जो प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट जो है वो कितना है? 40% है। दूसरा, आरबीआई की जो भी नॉर्म्स है उन सबको इसको उन सबको इसको जो है वो कंप्लाई करना पड़ेगा। आगे एडवांटेज क्या? नई टेक्निक कोई लेके आ रहा है, ये तो कुछ खास नहीं। डिसएडवांटेज ये है कि लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल क्योंकि लेके आते हैं बाहर से, तो बाहर का जो फाइनेंशियल शॉक है वो भी कई बार अपने को बियर करना पड़ता है। दूसरा, इनका जो मेन फोकस होता है कहां होते हैं? लार्ज सिटी में। तो स्मॉल जो सिटीज है, ठीक है, या रूरल एरिया, उसकी तरफ इनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता। और ड्यूरिंग इकोनॉमिक या पॉलिटिकल क्राइसिस तो फॉरेन बैंक जो है जो इनकी ब्रांचेस है मे फेस वेरियस चैलेंजेस ऑल्सो। इसके बाद कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम। इंडिया के अंदर कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो देखो कोऑपरेटिव बैंक जो है वो क्या होते हैं? जिसको कुछ मेंबर लोग मिल करके जो है वो क्या करते हैं? अपने मेंबर्स के ही वेलफेयर के लिए जो है वो बना लेते हैं। मतलब एक बैंक आपने एस्टेब्लिश किया, उसके अंदर कुछ लोगों ने मिलकर के जो है पैसा लगाया, ठीक है, उन लोगों को बोलते हैं हम लोग क्या? मेंबर बोलते हैं, ओके। और वो लोग मिलकर के जो है अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एक बैंक ओपन कर लेंगे जिसको बोलेंगे हम लोग क्या? कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की अगर हम बात करते हैं शुरुआत कैसे कैसे हुआ, तो ब्रिटिश इंडिया जो है रेप्लिकेट करते हैं इस मॉडल को, और इंडिया के अंदर इसकी जो रिकमेंडेशन थी वो दिया था सर फ्रेडरिक निकोलसन ने और एडवर्ड लो ने। ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। इसके पीछे का मेन जो रीजन था वो क्या था? जो अपने रूरल एरिया के अंदर रूरल इंडेपेंडेंस बढ़ती जा रही थी, ठीक है ना, जो साहूकार लोन देते थे बहुत हैवी ब्याज के ऊपर, ठीक है, तो उससे इंडेपेंडेंस जो है वो क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। तो
उसको दूर करने के लिए, ये जो एविल थे, इन सभी बुराइयों को दूर करने के लिए जो है वो रूरल एरिया के अंदर कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम को जो है, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको जो है वो स्टार्ट करने के लिए मुहिम चलाई गई थी। ठीक है, इसके बाद में व्हाट आर द कोऑपरेटिव बैंक? तो कोऑपरेटिव बैंक एक फाइनेंशियल एंटिटी होती है विच बिलोंग्स टू इट्स मेंबर, जो बिलोंग करती है किससे? मेंबर से, जो सेम टाइम पे ओनर भी होता है और बैंक के कस्टमर भी होते हैं। ठीक है ना, तो कोऑपरेटिव बैंक बनाने वाले और कोऑपरेटिव बैंक के जो कस्टमर हो, दोनों जनरली कौन होते हैं? सेम होते हैं। इट इज ऑफन एस्टैब्लिश्ड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू द सेम लोकल और द प्रोफेशनल कम्युनिटी हैविंग ए कॉमन इंटरेस्ट। इट इज फॉर्म टू प्रमोट द अपलिफ्टमेंट ऑफ द फाइनेंशियली वीकर सेक्शन। तो इसका मतलब मेन बात जो है वो ये है कि जो भी कोऑपरेटिव बैंक ओपन होते हैं तो ये किसके लिए? जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। कोऑपरेटिव बैंक जो है इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर। ठीक है, इनको रेगुलेट करता है कौन? इंडिया के अंदर जो है वो इनके ऊपर डुअल रेगुलेशन है, एक तो है किसका? आरबीआई का, और एक है किसका? नाबार्ड का। ये थोड़ा ध्यान रखना। अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग लॉ एप्लीकेशन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965। ठीक है जी। कैरेक्टरिस्टिक है कोऑपरेटिव बैंक का, सबसे पहला ये कस्टमर ओन्ड एंटिटी होती है। ये किसके होते हैं? कस्टमर के ही होते हैं। दूसरा, डेमोक्रेटिक तरीका होता है, वन मेंबर वन वोट आपको देखने को मिलेगा, चाहे कैपिटल आपकी कितनी हो। तीसरा, प्रॉफिट एलोकेशन जो है वो कैसे होगा? ये होगा ऑन द बेस ऑफ कैपिटल। आगे, इंक्लूजन ऑफ द रूरल मासेस, इसमें रूरल मासेस को जो कवर किया जाता है, रूरल एरिया को कवर किया जाता है। फंक्शन जो है कोऑपरेटिव बैंक के वो क्या है? इट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द पीपल विद स्मॉल मींस एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द लैच ऑफ मनी लेंडर। तो जो है जो मनी लेंडर है उनके चंगुल से इनको बचाने के लिए जो है वो कोऑपरेटिव बैंक जो है वो बनाए जाते हैं, जो बेसिकली क्या करेंगे? छोटे लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ये सुपरवाइज करते हैं, गाइड करते हैं एफिलिएटेड सोसाइटीज को। ठीक है, जनरली ये रूरल सेक्टर के अंदर जो है वो एस्टेब्लिश किया जाता है, तो वहीं पे रूरल फाइनेंसिंग करने का काम करते हैं। अर्बन फाइनेंसिंग भी करते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उनको पैसा प्रोवाइड करते हैं। ये पैसा इकट्ठा करते हैं किससे? मेंबर से, और इंटरेस्ट पे देते हैं, और एंड उस पैसे के ऊपर इन्वेस्टेड जो भी पैसा आपने कोऑपरेटिव बैंक के अंदर लगाया तो उसके ऊपर आपको ब्याज भी साथ में थोड़ा बहुत मिलता है। ऑब्जेक्टिव क्या कोऑपरेटिव बैंक का? सबसे पहला ये रूरल फाइनेंसिंग एंड माइक्रो फाइनेंसिंग प्रोवाइड करवाते हैं। दूसरा, टू रिमूव द डोमिनेंस ऑफ द मनी लेंडर मिडलमैन, तो मिडलमैन की और जो मनी लेंडर उनकी डोमिनेंसी को दूर करने के लिए हमने जो कोऑपरेटिव बैंक को बनाया। टू प्रोवाइड क्रेडिट सर्विस टू द एग्रीकल्चरिस्ट एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, टू प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विस टू द मेंबर, टू प्रमोट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरिया। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर दो तरीके का, एक है शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर, एक है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के अंदर जो आपके कोऑपरेटिव बैंक है वो 3 लेवल पे काम करते हैं, एक है स्टेट लेवल, एक है सेंट्रल, और एक कौन सा? आपका प्राइमरी। तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है ये अपेक्स लेवल है। ठीक है, ये वर्क करेगा एट द स्टेट लेवल पे। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है ये इंटरमीडिएट लेवल है और ये काम करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और जो प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक है ये आपका बेस लेवल और ये काम करते हैं किस पे? विलेज लेवल पे। ठीक है, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये दो हैं, एक है आपका स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, और एक है आपका प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसके अलावा टाइप ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया 5 तरीके से 5 कैटेगरी में उसको बाइफरकेट किया गया। एक है प्राइमरी, तो प्राइमरी जो है प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी इज एन एसोसिएशन ऑफ बोरोवर एंड नॉन बोरोवर रिसाइडिंग इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी। ठीक है, सेंट्रल की बात करें तो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो लोग रहते हैं वो है आपका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। उसके बाद स्टेट की बात करें तो ये फेडरेशन होता है किसका? सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का, एंड एक्ट एज ए वॉचडॉग ऑफ द कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर इन द स्टेट। ठीक है, फिर इसके अलावा लैंड डेवलपमेंट बैंक भी है और एक आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी है। फिर इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले इट इज एक्सटेंसिव ब्रांच नेटवर्क, इनका जो ब्रांच नेटवर्क है वो बहुत ही जो है वो फैला हुआ है। दूसरा, ये इंटीग्रल सोर्स ऑफ क्रेडिट है किसके? एग्रीकल्चरिस्ट के। इट कंफर्म टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक प्लानिंग एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर फॉर बाइंग इनपुट, स्टोरेज एंड मार्केटिंग असिस्टेंस। एडवांटेज क्या कोऑपरेटिव बैंक का? सबसे पहला इजी टू फॉर्म, इनको बनाना बहुत इजी है। दूसरा, अल्टरनेट क्रेडिट सोर्स है। ठीक है, तीसरा, चीप क्रेडिट है। ठीक है, सस्ते रेट पर जो है पैसा प्रोवाइड करेंगे। चौथा, एनकरेजमेंट ऑफ द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। फिर एडवांसमेंट इन द फार्मिंग, तो फार्मिंग के अंदर जो है वो फार्मिंग के लिए पैसा प्रोवाइड करते हैं जिससे खेती बाड़ी के अंदर भी एडवांसमेंट आ पाए। प्रॉब्लम क्या क्या फेस करनी पड़ती है? सबसे पहला, स्मॉल, इनका कैपिटल बेस बहुत ही छोटा है। कितने लोग यार, मतलब अगर मान लो कितने 100 लोग भी मिल जाएंगे तो भी कितना पैसा जोड़ पाएंगे। दूसरा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। आरबीआई का सुपरविजन जो है कोई स्ट्रिंजेंट कंट्रोल नहीं होता है। ड्यूअल कंट्रोल आपको यहां पे देखने को मिलेगा, आरबीआई का और रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट का भी। फिर प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्निकल एडवांसमेंट की हमेशा यहां पे क्या कमी देखने को मिलेगी। और ये बेसिकली जो है वो डिपेंड करते हैं हैवीली किस पे? आरबीआई पे या फिर नाबार्ड पे। ठीक है, और जो लोन है वो जनरली कैसे? तो ओवरड्यू, क्योंकि उनके पास ज्यादा रेगुलेशन है नहीं तो ये अपने मेंबर को लोन दे देंगे और कई बार मेंबर पैसा वापस चुकाता भी नहीं है। ओके, ये था बेसिक किसका? अपने चैप्टर नंबर 2 का। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 का, जिसका नाम क्या है? आरबीआई। आरबीआई रेगुलेटर, पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री का जो रेगुलेटर है वो कौन है जी? आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक है कंट्री का। सेंट्रल बैंक जो है वो रिसेंट इनोवेशन आए हैं। ठीक है,
अपने पूरे वर्ल्ड के 20th सेंचुरी में जो रीसेंट इनोवेशन था वो क्या था, आपके सेंट्रल बैंक था। तो सेंट्रल बैंक बेसिकली बनाए गए, इनका मेन जो काम था वो था पूरे वर्ल्ड में जो भी बैंकिंग इंडस्ट्री है उसको क्या करेंगे, रेगुलेट करने का काम करेंगे। वाला हर देश जो है सेंट्रल बैंक बना रहा था, एक बैंकिंग बेसिकली बैंकिंग स्ट्रक्चर को पूरा जो कंट्री के अंदर बैंकिंग स्ट्रक्चर है उसको रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी को एस्टेब्लिश करेंगे जिसको बोलेंगे हम लोग क्या, सेंट्रल बैंक। ठीक है, जो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन सबके लिए जो वो क्या करेगा, पॉलिसी मेकिंग करने का काम करेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंडिया में, तो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो है अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के लिए जो है वो सबसे पहले जो है 1926 के अंदर एक कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया जिसको बोलते हैं हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, और जिसको रॉयल कमीशन बोलते हैं। उसके रिकमेंडेशन के बेस पर जो है 1934 के अंदर जो है वो क्या किया गया, आरबीआई का एक्ट पास किया गया और फिर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई को एस्टेब्लिश कर दिया गया। आरबीआई जो है अगर बात करें तो इसका मेन जो काम है वो क्या, ये रेगुलेट करता है इशू ऑफ बैंक नोट को, मेंटेन करता है रिजर्व। ठीक है, विद ए व्यू टू सिक्योरिंग द मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड ऑपरेट द करता है टू ऑपरेट द क्रेडिट एंड करेंसी सिस्टम इन द कंट्री टू इट्स एडवांटेज। बिगिनिंग की बात करें सबसे पहले 1926 के अंदर एक कमीशन का एस्टेब्लिश किया जिसको बोलता है रॉयल कमीशन या हिल्टन कमीशन, जिसने रिकमेंड किया कि भाई एक बैंक बनाना चाहिए जो सेंट्रल बैंक की भूमिका निभाए, नाम रखेंगे आरबीआई। फिर 31 के अंदर इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी जो है उसने रिवाइव किया द इशू ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आरबीआई। फिर 5 मार्च 1934 को जो है वो क्या किया गया, आरबीआई एक्ट जो है वो बनाया गया जो कि एक स्टैट्यूटरी बेस बना किसका, बैंक का। ठीक है जी, फिर ये बैंक जो है उसने द बैंक बिगेन इट्स ऑपरेशन, बैंक ने अपना काम करना शुरू किया बाय टेक ओवर द गवर्नमेंट का जो एक फंक्शन था कंट्रोल ऑफ करेंसी का, बैंक ने वो फंक्शन को टेक ओवर कर लिया और अब देश के अंदर करेंसी कंट्रोल करने का जो जिम्मा है वो किसको दिया गया, आरबीआई। और दूसरा जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो फंक्शन था क्वासी सेंट्रल बैंक का, वो जिम्मा भी जो है वो किसको दे दिया, आरबीआई को दे दिया। ठीक है, शुरुआत की अगर बात करें तो आरबीआई जो है इंडिया के लिए तो सेंट्रल बैंक की भूमिका निभाई रहा है, उसके अलावा आरबीआई ने जो है वो बर्मा के लिए जो अब म्यांमार है, ठीक है, उसके लिए भी जो है वो सेंट्रल बैंक की भूमिका निभाई थी। कब तक, 1937 से लेकर के अप्रैल 1947 तक। ठीक है, पार्टीशन के बाद जब पाकिस्तान बना तो उस टाइम पे जून 1948 तक भी, मतलब 15 अगस्त को हम जो है वो क्या हुआ, देश आजाद हुआ और फिर पार्टीशन हो गया और फिर वहां से लेकर के और जून 1948 तक भी जो है पाकिस्तान के लिए भी जो है वो अपने आरबीआई ने सेंट्रल बैंक की भूमिका निभाई। उसके बाद में फिर जो है वो 1 जनवरी 1949 को जो है वो आरबीआई को क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया गया। ठीक है, इंटरेस्टिंग फीचर जो है आरबीआई का वो ये है कि आरबीआई जो है देश के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो क्या करता है, प्ले करता है। आरबीआई ने बहुत सारी जो है वो बॉडी को एस्टेब्लिश किया हुआ है। ठीक है, डीआईसीजीसी हो गया, यूटीआई हो गया, आईडीबीआई हो गया, एग्रीकल्चर के लिए नाबार्ड हो गया। ठीक है, इन सभी बॉडी को आरबीआई ने जो है वो क्या किया, वो एस्टेब्लिश किया ताकि देश के अंदर डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, विद लिबरलाइजेशन द बैंक का जो मेन फोकस है वो शिफ्ट हो गया बैक टू द कोर सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन लाइक मॉनेटरी पॉलिसी, बैंक सुपरविजन, रेगुलेशन एंड ओवरसीइंग द पेमेंट सिस्टम एंड ऑन टू डेवलपिंग द फाइनेंशियल मार्केट। एस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आरबीआई का एस्टेब्लिश किया 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, आरबीआई एक्ट के अंडर आरबीआई को जो बनाया तो इसका जो हेड ऑफिस था वो कहां था, कलकत्ता में। बाद में इसको परमानेंटली जो है वो शिफ्ट कर दिया मुंबई में, कब, 1937 में। ठीक है, ओरिजिनली जो है वो ये क्या था, और शुरुआत के अंदर तो ये आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इसको जो वो क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया 1 जनवरी 1949 को और तब से ये जो है वो होली ओन्ड बैंक बन गया किसका, गवर्नमेंट का। ठीक है, प्रीएम्बल जो है अगर आरबीआई की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है, आरबीआई क्या करेगा, ये रेगुलेट करेगा इशू ऑफ बैंक नोट को, कीपिंग इन रिजर्व विद ए व्यू टू सिक्योर मॉनेटरी इंस्टेबिलिटी इन इंडिया एंड जनरली ऑपरेट करेगा द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज। मैनेजमेंट कंट्रोल की बात करें तो 21 मेंबर का जो है वो बोर्ड है। ठीक है, एक उसमें गवर्नर है, 4 डेप्यूटी गवर्नर है, 2 पर्सन है जिनको अपॉइंट किया फाइनेंस मिनिस्टर ने, 10 ऐसे लोग हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या किया हुआ, अपॉइंट किया हुआ है, जो देश के सेक्टर पर अपनी राय व्यक्त करेंगे, और 4 लोकल बोर्ड के क्या हैं, गवर्नर हैं। ठीक है, तो 4 लोकल बोर्ड है कहां कहां पे, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और न्यू दिल्ली। अब तक 25 लोगों ने इसको जो है वो क्या किया, गवर्न किया है। अपने आरबीआई के सबसे पहले जो गवर्नर थे वो थे सर ऑस्बॉर्न स्मिथ। पहले इंडियन गवर्नर जो थे वो थे आपके सीडी देशमुख, और जो लेटेस्ट जो गवर्नर है वो है अपने कौन, शक्तिकांता दास। इनका जो टाइम पीरियड है वो भी दिसंबर 2024 के अंदर भी खत्म होने वाला है। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड जो है वो क्या है, सेंट्रल बोर्ड रिजर्व बैंक ऑफ जो रिजर्व बैंक के जो अफेयर्स है वो सब कौन संभालता है, सेंट्रल बोर्ड जो है वो संभालता है। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड के अंदर जो लोग हैं उनका नॉमिनेशन जो है वो होता है 4 साल के लिए। ठीक है, टोटल लगे ऑफिस की बात करें तो आरबीआई के जो 33 रीजनल ऑफिस है इन स्टेट कैपिटल में, और 9 इनके सब ऑफिस है। अब ये कुछ इंपोर्टेंट बात
कौन कौन से इंस्टीट्यूशन विच आर फंडेड बाय बैंक, तो ये ध्यान रखना, सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग, ठीक है, इसको आरबीआई ने फुली फंडेड कर रखा है, ठीक है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ द डेवलपमेंट रिसर्च, इसको भी फुली फंडेड बाय द आरबीआई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, इसको आरबीआई जो है इसका स्पॉन्सर बैंक है अलोंग विद अदर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एंड नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंक मैनेजमेंट, आरबीआई जो है इसका एक ऑर्डिनरी मेंबर है अलोंग विद अदर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। 5 आरबीआई की होली ओन्ड सब्सिडियरी है, वो कौन कौन से, डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फिर है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, फिर एक है रेबिट जिसको बोलते हैं रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, एक है इफ्टास जो है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस, और एक है आरबीआई है जिसको बोलते हैं रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। तो याद करके जाना, ये पांचों जो है आरबीआई की क्या है, होली ओन्ड सब्सिडियरी है, ठीक है। फिर बैंक जो है वो क्या करता है, फाइनेंशियल सुपरविजन का भी काम करता है। तो आरबीआई को जो है वो मतलब फाइनेंशियल सुपरविजन करने के लिए जो है वो एक बोर्ड का एस्टेब्लिश किया गया जिसको बोलते हैं बीएफएस, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। इसको कब बनाया, नवंबर 1949 को। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या, ये सुपरविजन करेगा, जो भी बैंकिंग सेक्टर उसके ऊपर सुपरविजन करेगा। इसने बेसिकली जो है वो रेटिंग के लिए जो है वो बोला था, 2 तरीके की रेटिंग चलती है, एक है कैमल रेटिंग और एक है कौन सा, कैलकस। कैमल रेटिंग है किसके लिए, डोमेस्टिक बैंकों के लिए, और कैलकस है किसके लिए, फॉरेन बैंकों के लिए। तो कैमल्स जो है इसका वो क्या है, सी से है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ए से एसेट क्वालिटी, एम से मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस, ई से अर्निंग, एल से लिक्विडिटी और एस से सिस्टम एंड कंट्रोल। वही अगर कैलकस की बात करें तो ये है सी से कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ए से एसेट क्वालिटी, एल से लिक्विडिटी, सी से कंप्लायंस एंड एस से सिस्टम एंड कंट्रोल, ठीक है। फिर आरबीआई के फंक्शन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जो है वो आएगा आपका ट्रेडिशनल फंक्शन। इसके अंदर जो है वो सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन में क्या आरबीआई क्या करता है, पेपर करेंसी इशू करने का काम करता है। तो इंडिया के अंदर जो है वो अकेला जो राइट है पेपर करेंसी जारी करना, वो किसके पास में, आरबीआई के पास में, ठीक है। 1 रुपए का नोट और सिक्के जो है वो कौन इशू करेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री। उसके अलावा जितने भी नोट है 2 से लेकर के और अभी 500 की डिनोमिनेशन के, क्योंकि 2000 का तो बंद ही हो गया, ये सब को इशू कौन करेगा, आरबीआई करेगा, ठीक है। मेन फिर अगर बात करें मेन जो फंक्शन है, मेन फंक्शन इसी के अंदर जो आता है आरबीआई का वो है रेगुलेट द मॉनेटरी सिस्टम। जो मॉनेटरी सिस्टम उसको क्या करना, रेगुलेट करना इस तरीके से कि बैलेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री इज अचीव अलोंग विद द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी रहे और इकोनॉमिक ग्रोथ भी चलती रहे, ठीक है। दूसरा बैंक जो है वो क्या करता है, रेगुलेट करता है किसको, क्रेडिट को। तो कमर्शियल बैंक का जो क्रेडिट पॉलिसी है उनको भी रेगुलेट करने का काम करता है। ये बैंकर्स बैंक है, ठीक है। दूसरा बैंकर है किसका, गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट को भी अगर मतलब गवर्नमेंट भी जो है यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट से पैसा क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। अब यहां पे एक ना वर्ड है WMA, वेज एंड मीन एडवांस। तो ये एक टेम्परेरी फैसिलिटी है जो आरबीआई प्रोवाइड करता है सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट को, जिसमें वो पैसा बोरो कर सकते हैं किससे, आरबीआई से। ये हेल्प करता है उनको टाइड ओवर द टेम्परेरी मिसमैच इन कैश फ्लो ऑफ द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। तो कभी भी अगर ऐसा हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को का अगर टेम्परेरी मिसमैच हो गया, ठीक है, तो WMA फैसिलिटी के माध्यम से आरबीआई जो है उनको फंडिंग प्रोवाइड करवा देगा। फिर उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देश के अंदर जो फॉरेन करेंसी है, ठीक है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज, उसको भी रेगुलेट करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है, आरबीआई को दी गई है। तो आरबीआई उसके लिए जो है मतलब जो रुपये की एक्सटर्नल वैल्यू उसको होल्ड करने के लिए क्या करता है, अलग अलग देशों की फॉरेन करेंसी को अपने पास में मेंटेन करके चलता है। इसके अलावा अदर फंक्शन में आरबीआई जो है वो क्या करता है, एक्सपोर्ट असिस्टेंस देता है, क्लियरिंग ऑफ फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा, चेंज ऑफ करेंसी, ट्रांसफर ऑफ करेंसी, ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, कंट्रोल ओवर द नेशनलाइज्ड बैंक, ट्रेनिंग इन बैंकिंग, ये सब फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। फिर जनरल बैंकिंग के अंदर आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट से जो है वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा डिपॉजिट, ठीक है। दूसरा बिल डिस्काउंटिंग हो गया, अलग अलग बैंकों की बिल डिस्काउंटिंग करना। इसके अलावा वो बैंकों को जो है वो लोन प्रोवाइड करना, या गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करना, फॉरेन सिक्योरिटी में डील करना, डील इन कॉस्टली मेटल, डील विद द अदर कंट्री बैंक। तो ये सब काम जो है वो कौन करता है, आरबीआई। फिर प्रोहिबिटरी फंक्शन में आरबीआई क्या क्या काम नहीं कर सकता, तो वो है द बैंक कैन नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दूसरा, आरबीआई कैन नॉट परचेज इट ओन शेयर। तीसरा, इट कैन नॉट गिव एनी लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। आरबीआई कैन नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन इट्स डिपॉजिट एंड बैंक कैन नॉट कंट्रोल लोन विदाउट सिक्योरिटी। डेवलपमेंट फंक्शन के अंदर बैंक जो है वो क्या प्रमोट कर रहा है, एग्रीकल्चर फाइनेंस को। उसके लिए जो है इसे नाबार्ड को भी एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। ये प्रमोशन करता है किसका, इंडस्ट्रियल फाइनेंस का। उसके लिए आईडीबीआई हो गया, सीडीबी हो गया, इन सबको एस्टेब्लिश किया हुआ है। फिर प्रमोट करता है फाइनेंस फॉर द एक्सपोर्ट। इसके लिए जो है वो एक्सिम बैंक को जो है इसने एस्टेब्लिश करवाया था। ये प्रमोट करता है बैंकिंग को। उसके लिए क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है बैंकिंग स्ट्रक्चर को, एक्सटेंड करता है बैंकिंग फैसिलिटीज, ठीक है। इंप्रूवमेंट ऑफ फंक्शनल कवरेज, ठीक है। बैंकों को बोल रहा है कि आप अपने मतलब यूनिवर्सल बैंकिंग के अंदर कई सारे और भी जो फंक्शंस है उसको भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। फिर इंश्योरेंस ऑफ द डिपॉजिट, इसके लिए डीआईसीजीसी ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा। डेवलपमेंट ऑफ बिल मार्केट एक्सेट्रा। फिर आरबीआई जो है वो क्या करता है, टाइम टू टाइम पे मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको भी क्या करता है, फ्रेम करता है।
मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से देश के अंदर जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करता है। मॉनेटरी पॉलिसी रेफर टू डेट पॉलिसी थ्रू विच, जिसके माध्यम से सेंट्रल बैंक जो है कंट्री का वो कंट्रोल करता है किसको, सप्लाई ऑफ मनी, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एंड कॉस्ट ऑफ मनी। ठीक है, प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होता है मॉनेटरी पॉलिसी का वो क्या होता है, टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी व्हाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे पहला कंट्रोल एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को हम क्या करेंगे, मतलब कंट्रोल तरीके से एक्सपेंड करेंगे मनी सप्लाई को। ठीक है, ना तो पैसा देश के अंदर ज्यादा हो ना ही कम हो। दूसरा, सेक्टरल एलोकेशन करेंगे फंड्स का। ठीक है, जो प्री डिटरमाइंड सेक्टर है उनको जो है वो पैसा प्रोवाइड करेंगे, जहां पे ग्रोथ की जरूरत है तो उनको ज्यादा फंडिंग प्रोवाइड करेंगे। अचीवमेंट क्या क्या आरबीआई का, सबसे पहला आरबीआई जो है वो देश के अंदर फ्लेक्सिबल मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो ऑप्ट कर पाया है। दूसरा, मतलब टाइम टू टाइम पे हर 2-2 महीने के अंदर आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी लेके आता है, क्योंकि जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वो बाई मंथली पॉलिसी है। ओके, और अगर वो बाई मंथली पॉलिसी है तो हर 2-2 महीने में देश मतलब इकोनॉमी को देख के अगर अपने को लगता है चेंज की रिक्वायरमेंट तो हम चेंज कर देते हैं। फिर स्टेबल स्ट्रक्चर हो गया, अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही स्टेबल है। तीसरा, साउंड बैंकिंग एंड क्रेडिट स्ट्रक्चर, मतलब अपना जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है और जो क्रेडिट स्ट्रक्चर है वो बहुत ही क्या साउंड है। चीप रेमिटेंस फैसिलिटी, एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर ट्रांसफर करना है तो जीरो कॉस्ट के ऊपर हम लोग जो है वो कर सकते हैं। सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक डेट, बैंक जो है आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट को भी जो है वो हेल्प कर पाए कि गवर्नमेंट को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर पैसा प्रोवाइड करवाने में। फॉरेन एक्सचेंज को स्टेबल, आरबीआई जो है वो क्या कहता है, बहुत सारे फॉरेन करेंसी के रिजर्व अपने पास मेंटेन करता है, तो अपने रुपए की एक्सटर्नल वैल्यू को बनाए रखने के लिए आरबीआई जो है वो क्या करता है, मतलब उसमें स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है। ठीक है, इंक्रीज इन पब्लिक, जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है वो भी एस्टेब्लिश हुआ है। क्यों, आरबीआई ने जो है वो जो भी लोग हैं जिन्होंने बैंकों के अंदर अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है तो उनमें से उसमें जो सेविंग अकाउंट वाले ना, तो उनको डीआईसीजीसी के अंडर जो है वो कवर कर दिया है। ठीक है ना, तो उनको जो है एक फैसिलिटी प्रोवाइड किया हुआ है, क्या, डिपॉजिट इंश्योरेंस सिस्टम। ठीक है, फिर मनी मार्केट के ऊपर जो है वो मेन जो रेगुलेटरी बॉडी है वो कौन है, आपका आरबीआई। बिल मार्केट को इसने भी डेवलप कर रहा है। ठीक है, रैशनली जो है एलोकेट करता है पैसे को, मॉनेटरी स्टेबिलिटी मेंटेन करता है एंड कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन आरबीआई की कुछ जो है वो फेलियर क्या क्या, सबसे पहला लैक ऑफ एडजस्टमेंट, मनी मार्केट के साथ ही एडजस्ट अभी भी नहीं हो पाया। ठीक है, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हर बैंकों की क्या अलग अलग है। बिल मार्केट की भी जो है वो क्या है, कमी है। इनसफिशिएंट बैंकिंग फैसिलिटी, अभी भी बहुत सारे जो स्मॉल विलेजेस हैं, ठीक है, तो वहां पे बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है। इनस्टेबिलिटी ऑफ द आईआर, इंटरनल वैल्यू ऑफ रूपी जो है वो भी इनस्टेबल है। जो बहुत सारे बैंक है वो भी फेल हो जाते हैं और आरबीआई कुछ नहीं कर पाता। शेयर स्कैम जो हुए थे वो भी बैंकिंग स्ट्रक्चर की वजह से हुए थे। फिर मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब एक ऐसी पॉलिसी, रूल्स एंड पॉलिसी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मॉनेटरी मतलब मनी से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशन है। ठीक है ना, तो मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब वो पॉलिसी है आरबीआई का विद रिगार्ड टू द यूज ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर आरबीआई जो है वो क्या करता है, अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके जो है वो देश के अंदर जो है वो मॉनेटरी स्टेबिलिटी मेंटेन करने का काम करेगा। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी ये होती है किसके लिए, कमर्शियल बैंक्स के लिए। ठीक है ना, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई जारी करेगा वो किसके लिए होती है, कमर्शियल बैंक के लिए, और हर कमर्शियल बैंक को मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करना ही करना पड़ता है। ठीक है, तो आरबीआई इज ऑथराइज्ड टू मेड मॉनेटरी पॉलिसी अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ठीक है, कंपोजिशन क्या है, पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी अकेला आरबीआई का गवर्नर जारी करता था, लेकिन अब मॉनेटरी पॉलिसी जारी करने का जिम्मा दिया गया किसको, एमपीसी को, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये 6 मेंबर की कमेटी होगी। ठीक है, और इसको एस्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा सेक्शन 44ZB ऑफ द अमेंडेड आरबीआई एक्ट 1934 में। जो पहली मीटिंग जो हुई थी इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की वो हुई थी 2016 में। ठीक है जी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इसके अंदर टोटल मिला के जो 6 मेंबर होंगे। ओके, ये बात ध्यान रखना। फिर है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई के अंदर जो है वो 2 तरह के जो है हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर को लेके चलते हैं। सबसे पहला बात करेंगे क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर, इसके अंदर आएगा बैंक रेट। बैंक रेट वो रेट होता है, इसको जो है डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। तो जिस रेट पे जो आरबीआई जो है अपने कमर्शियल बैंकों को जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा प्रोवाइड करेगा उसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या, बैंक रेट। ओके, तो अगर मान लो कभी भी बैंक रेट आरबीआई जो है वो कम करता है, तो बैंक रेट अगर कम करेगा तो उससे क्या होगा, जो बैंक्स है कमर्शियल बैंक, उनकी परचेसिंग पावर, उनकी जो लेंडिंग बोरोविंग कैपेसिटी वो बढ़ेगी, तो वो ज्यादा लोन लेंगे, मतलब ज्यादा पैसा लेंगे किसे, आरबीआई से। जितना पैसा उनके पास ज्यादा होगा उतना ही वो पैसा आगे लोन के तौर पे क्या करेंगे, ज्यादा देंगे, जिससे लोगों के पास जो है वो पैसा ज्यादा आएगा, तो लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी और देश के अंदर जो है इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ये बात थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, आरबीआई के द्वारा ओपन मार्केट में, मतलब आरबीआई के द्वारा ओपन मार्केट में आकर के और फॉरेन करेंसी का सेल परचेस करना, ताकि जो एक्सटर्नल वैल्यू है रुपये की वो क्या रहे, स्टेबलाइज रहे, उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। सीआरआर, हर कमर्शियल बैंक को जो है अपना एनडीटीएल का, नेट डिमांडेड टर्म लायबिलिटी का एक पोर्शन जो है वो आरबीआई के पास में कैश के फॉर्म में जमा करवाना पड़ता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सीआरआर। ठीक है, कैश में मतलब यूं नहीं कि पैसा ही होना चाहिए, कैश या फिर गोल्ड या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटी। इसके अलावा एसएलआर,
एसएलआर की अगर हम बात करते हैं तो एसएलआर का मतलब है एसएलआर स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो। हर कमर्शियल बैंक को अपनी एनडीटीएल का एक पोर्शन अपने पास में जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर जो है मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एसएलआर। फिर रेपो एंड रिवर्स रेपो। रेपो एंड रिवर्स रेपो ये जो फैसिलिटी है जून 2000 के अंदर जो स्टार्ट हुआ, जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। तो अगर देश के अंदर लिक्विडिटी को इंजेक्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आरबीआई जो यूज करते हैं किसको, रेपो। वैसे रेपो रेट को पॉलिसी रेट भी बोलते हैं। रेपो रेट का जो मेन काम होता है ना वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल बैंकों को जो है वो पैसा प्रोवाइड करना, उसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या, रेपो। अगर किसी कमर्शियल बैंक के पास में ज्यादा पैसा पड़ा है तो वो उस पैसे को कुछ समय के लिए आरबीआई के पास में पार्क कर देगा और आरबीआई उसके ऊपर जो है वो क्या करेगा, उसको ब्याज भी देगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिवर्स रेपो, ठीक है। इसके अलावा कुछ और रेट भी है, जैसे बेस रेट हो गया, ये मिनिमम रेट होता है जिससे नीचे आरबीआई ने बोल दिया हर बैंकों को कि इससे नीचे तो आप किसी भी कस्टमर को जो है लोन नहीं दोगे, उसको बोलते हैं बेस रेट। फिर है एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, ये अलाउ करता है बैंकों की बैंक बोरो कर सकता है मनी फ्रॉम द आरबीआई से ओवरनाइट इन केस ऑफ इमरजेंसी व्हेन दे रन शॉर्ट ऑफ फंड। एक होता है एमएसएस मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ये इसको आरबीआई यूज करता है इन द टाइम ऑफ वोलेटिलिटी इन द एक्सचेंज रेट। अगर मान लो कभी अपना एक्सचेंज रेट जो है, ठीक है ना, फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में अगर वो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो रहा है, तो आरबीआई यहां पे जो है वो क्या करेगा, रिलीज करेगा या बाय करेगा फॉरेन एक्सचेंज को इन द मार्केट, ताकि एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज किया जा सके। इसके अलावा ये नए जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके रेट है, ये देखिए थोड़ा देख लेना। इसके अलावा जी आपका सिलेक्टिव या फिर इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर, उसके अंदर सीलिंग ऑफ क्रेडिट। आरबीआई जो वो क्या करेगा, लैंडिंग कैपेसिटी जो सीलिंग लगा देगा, एक लिमिट लगा देगा, ठीक है। दूसरा मार्जिन रिक्वायरमेंट, आरबीआई जो वो ये बोल देगा, कई बार मतलब देश के अंदर अगर पैसा कम करना है ना तो आरबीआई क्या करेगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा कि अगर आपको लोन लेना है तो आपको ज्यादा पैसा जो है वो सिक्योरिटी के तौर मतलब ज्यादा सिक्योरिटी जो है वो गिरवी के तौर पर रखनी पड़ेगी, ठीक है। फिर डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट, जिस सेक्टर के अंदर अगर आपको जो है वो क्या करना है, डेवलपमेंट को बढ़ानी है, तो वहां पे आरबीआई जो क्या करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देगा और बाकी जगह पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देगा। इसको बोलते हैं मतलब अलग अलग सेक्टर के लिए जो है वो अलग अलग रेट पे फंडिंग करना। फिर डायरेक्टिव, आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंकों के लिए क्या करेगा, डायरेक्शन इशू करता है, डायरेक्टिव इशू करता है और हर कमर्शियल बैंक को ये सारी रूल्स एंड रेगुलेशन को मानना पड़ता है। फिर डायरेक्ट एक्शन, अगर कोई बैंक जो है वो आरबीआई की डायरेक्टिव को नहीं मानता तो बैंक उसके खिलाफ, तो आरबीआई उसके खिलाफ क्या करेगा, डायरेक्ट एक्शन लेने का काम करता है। फिर मोरल सुएशन, जिसके अंदर आरबीआई जो है वो क्या करता है, मोरली भी जो है वो प्रभाव डालता है किसके ऊपर, कमर्शियल बैंकों के ऊपर, ताकि कमर्शियल बैंक आरबीआई की पॉलिसी को फॉलो करें। इसके अलावा कौन कौन से एक्ट है विच इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द आरबीआई, वो है आपका आरबीआई एक्ट हो गया, पब्लिक डेट एक्ट हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रेगुलेशन एक्ट हो गया, इसके अलावा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, फेमा, सरफाइसी, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी एक्ट हो गया, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्ट। ये सारे के सारे जो एक्ट है इनके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है वो कौन करता है, आरबीआई, याद करके जाना। इसके अलावा है बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। नाउ आज की डेट में तो हम इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। जो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम है वो किसके लिए, अगर आपने जो है आपने बैंकिंग सर्विस को अवेल किया और आपको बैंकिंग सर्विस अच्छी नहीं मिली तो आप उसकी शिकायत करोगे बैंक के अधिकारी को। अगर आप वहां से सेटिस्फाई तो ठीक है, नहीं है सेटिस्फाई तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन को उसकी शिकायत कर सकते हो। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम जो है वो क्या है, तो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम एक एक्सपीडियस और इनएक्सपेंसिव फोरम है, एक प्लेटफॉर्म है, किसके लिए, बैंक कस्टमर के लिए, जहां पे बैंक कस्टमर जो है वो क्या करेगा, अपनी कंप्लेंट को रिजोल्व करवाने का काम करेगा। हु इज बैंकिंग ओम्बड्समैन, बैंकिंग ओम्बड्समैन कौन होगा, बैंकिंग ओम्बड्समैन एक सीनियर ऑफिशियल होगा विच इज अपॉइंटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू डिटेल्स द कस्टमर कंप्लेंट, ठीक है। आज की डेट में टोटल कितने ओम्बड्समैन है, तो 22 ओम्बड्समैन है पूरे देश के अंदर, ठीक है। विच आर द बैंक कवर्ड, कौन कौन से बैंक कवर है बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम में, ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो गया, आरआरबी हो गया, प्राइमरी शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक हो गया, ये सब कवर है किसमें, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। व्हाट आर द ग्राउंड, मतलब किस ग्राउंड पे आप कंप्लेंट कर सकते हो, नॉन पेमेंट या इनऑर्डिनरी डिले इन द पेमेंट ऑफ द कलेक्शन ऑफ चेक, या नॉन एक्सेप्टेंस विदाउट सफिशिएंट कॉज हो गया, नॉन एक्सेप्टेंस विदाउट सफिशिएंट कॉज ऑफ कोइन टेंडर, ठीक है, नॉन पेमेंट और डिले इन द पेमेंट ऑफ इनवर्ट रेमिटेंसेस। ये बहुत सारे जो है वो केसेस है, इन सब केस के खिलाफ आप लोग जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। व्हेन कैन वन फाइल ए कंप्लेंट, एक पर्सन जो है वो कंप्लेंट का फाइल करेगा, अगर one can file a complaint before the banking ombudsman if the reply is not received from the bank within a period of 1 month after the bank concerned has received one complaint। जब आपने अपना कंप्लेंट जो दिया बैंक के अधिकारी को और 1 महीना बीत गया और उस अधिकारी ने कोई भी उसके ऊपर कदम नहीं उठाया तो फिर 1 महीने के बाद में आप बैंकिंग ओम्बड्समैन को उसकी शिकायत लगा सकते हो। When will one complaint not be considered by the ombudsman, किस केस के अंदर बैंकिंग ओम्बड्समैन जो आपकी कंप्लेंट को नहीं सुनेगा, पहला, अगर आपने बैंक को अप्रोच ही नहीं किया, सीधा ओम्बड्समैन में चले गए तो नहीं सुनेगा। दूसरा, अगर
one had made a complaint within 1 year from the date of receipt of the reply of the bank, or if no reply is received, the complaint to the banking officer is made after the lapse of more than 1 year. अगर 1 साल भी बीत गया उसके बाद आप जा रहे हो तो अभी नहीं सुनेगा। या अगर सब्जेक्ट मैटर जो है वो अभी भी आपका पेंडिंग पड़ा है, मतलब बैंक ने बोला अभी रुको, हम अभी वेट करो, हम अब इसको सही करवाते हैं, और आप उससे पहले ही पहुंच गए, ठीक है। या अगर आपकी कंप्लेंट जो विशियस कंप्लेंट है, तो इन केसेस के अंदर बैंक आपकी कंप्लेंट, ओम्बड्समैन आपकी कंप्लेंट की सुनवाई नहीं करेगा। व्हाट इज द प्रोसीजर, क्या है? तो प्रोसीजर ये है कि आप जो है वो प्लेन पेपर के ऊपर अपनी शिकायत जो है वो क्या करोगे, उसको प्रोवाइड करोगे, उसको मेल भी कर सकते हो। दूसरा, व्हाट के वेयर कैन यू लॉज हिज और हर कंप्लेंट, तो आप कहां पे लॉज करोगे, तो आप उस ऑफिस, बैंकिंग ओम्बड्समैन के उस ऑफिस में करोगे जो आपकी जुरिस्डिक्शन के अंदर आता हो। कैन ए कंप्लेंट बी फाइल्ड बाय वन और ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, आप अकेले भी जा सकते हो या अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। इज देयर एनी कॉस्ट इन्वॉल्व, क्या कोई कॉस्ट इन्वॉल्व है? नहीं। इज देयर एनी लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन स्पेसिफाइड इन द अवार्ड? यस। तो 20 लाख की जो है वो लिमिट होती है। क्या कंपनसेशन जो है वो मेंटल एगोनी के लिए कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं? यस, 1 लाख रुपए तक का। फिर व्हाट डिटेल्स आर रिक्वायर्ड, तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेनेंट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ब्रांच ऑफिस, ये सब आपको जो है प्रोवाइड करना पड़ेगा। व्हाट हैपन आफ्टर कंप्लेंट इज रिसीव्ड बाय द बैंकिंग ओम्बड्समैन, तो वो उसके ऊपर जो है वो क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। जैसे ही बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास में आपकी कंप्लेंट जाएगी तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट करेगा। कैन द बैंकिंग ओम्बड्समैन आपकी रिजेक्ट ए कंप्लेंट एट एनी स्टेज? यस, किसी भी स्टेज पे वो आपकी कंप्लेंट को रिजेक्ट कर सकता है। व्हाट हैपन अगर कंप्लेंट इज नॉट सेटल्ड बाय द एग्रीमेंट, तो फिर क्या होगा, तो आप आगे मतलब अवार्ड डिग्री मिल जाएगा और आप आगे एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास भी जा सकते हो। इज देयर एनी टाइम लिमिट फॉर अपील, अपील में जाने की टाइम लिमिट है? यस। ओम्बड्समैन ने जब आपको डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ अवार्ड, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप जो है वो एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास में जो है वो अपील में जा सकते हो। हाउ डज द एपीलेट अथॉरिटी डील विद द अपील, तो आपके अपील को वो डिसमिस भी कर सकते हैं, अलाउ भी कर सकते हैं, सेट असाइड भी कर सकते हैं अवार्ड को, या मैटर दोबारा से बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास भी भेज सकते हैं, या अवार्ड को मतलब जो फैसला था उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, या कोई और भी ऑर्डर पास कर सकते हैं जो उनको ठीक लगे। इसके बाद में अगला जो आता है वो है अपना चैप्टर नंबर 7 फाइनेंशियल रेगुलेटर। इसमें मेन तो आरबीआई हो गया, ठीक है, इरडा हो गया, वो चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। मेन एक सेबी है, थोड़ा सा उसको पढ़ा देता हूं। सेबी की बात करें वो है आपका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये बेसिकली जो अपनी कैपिटल मार्केट है उसके ऊपर मेन रेगुलेटर की भूमिका निभाता है, ठीक है ना। तो सेबी की अगर बात करें तो सेबी का एस्टैब्लिश किया 12 अप्रैल 1992 को। सेबी का जो मेन काम था वो क्या, तो ये सेबी क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटी एंड प्रमोट करेगा डेवलपमेंट ऑफ एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयरविद एंड इncidental देयर। सेबी की शुरुआत करें 1988 में, लेकिन ये ओनली वॉचडॉग था, इसको पावर नहीं दिया गया। पावर जो है वो एक्ट पारित करके दिया गया 1992 में। तो सेबी जो है, सेबी वाज ग्रांटेड लीगल स्टेटस, सेबी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग ए सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस एंड परपेचुअल सक्सेशन। रीजन क्या था सेबी को एस्टैब्लिश करने का, तो बोलते हैं विद द ग्रोथ इन द डीलिंग स्टॉक मार्केट लॉट ऑफ माल प्रैक्टिसेस हो रही स्टॉक मार्केट में, तो उन सबको रेगुलेट करने के लिए हमने एस्टैब्लिश किया किसको, सेबी को। पर्पस या रोल क्या सेबी का, सेबी इश्यूअर के लिए सेबी जो है वो क्या करेगा, एक ऐसा मार्केट प्लेस जो है वो प्रोवाइड करवाएगा इश्यूअर के लिए, मतलब कंपनीज के लिए, जहां पे कंपनी इजीली पैसा रेज कर सकती है। इन्वेस्टर को क्या करेगा, इन्वेस्टर के हित की प्रोडक्शन करेगा, ठीक है, और उनको टाइमली इंफॉर्मेशन जो है, करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इंटरमीडिएटरी को जो है वो क्या करेगा, एक तैयार मार्केट जो है प्रोवाइड करने का काम करेगा। ऑब्जेक्टिव कहते हैं सेबी का सबसे पहला, टू रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इन्वेस्टर, टू प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट एंड द माल प्रैक्टिस बाय हैविंग ए बैलेंस बिटवीन द सेल्फ रेगुलेशन ऑफ बिजनेस एंड द स्टैट्यूटरी रेगुलेशन। और ये रेगुलेट एंड डेवलप करता है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द इंटरमीडिएटरी सच एज ब्रोकर, अंडरराइटर एक्सेट्रा। फंक्शन की बात करते हैं सेबी जो है वो 3 फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहला प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर सेबी क्या करता है, सबसे पहला प्राइस रिगिंग उसके ऊपर कंट्रोल करता है। दूसरा इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर रोक लगाता है। तीसरा सेबी प्रोहिबिट करता है फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को। सेबी जो है वो अंडरटेक करता है स्टेप टू एजुकेट कस्टमर, जो इन्वेस्टर उनको एजुकेट करने के भी कदम उठाता है। एंड सेबी प्रमोट करता है फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटी मार्केट बाय टेकिंग फॉलोइंग स्टेप। कैसे कैसे सेबी जो है वो क्या करेगा, इशू करेगा गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर। सेबी इज एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट केसेस। सेबी हैज स्टॉप्ड द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर अनरिलेटेड टू द मार्केट प्राइस। दूसरा जो काम है सेबी का, दूसरा जो फंक्शन सेबी परफॉर्म करता है वो है आपका डेवलपमेंट फंक्शन। सेबी यहां पे प्रमोट करेगा ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएटरी। सेबी ट्राई टू प्रमोट एक्टिविटी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बाय अडॉप्टिंग फ्लेक्सिबल एंड एडॉप्टेबल अप्रोच इन द फॉलोइंग वे। कैसे कैसे, इंटर ट्रेडिंग प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है, अब आप कहीं पे बैठ के जो ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरा सेबी हैज मेड अंडरराइटिंग को क्या कर दिया, ऑप्शन कर दिया, जिससे आपका जो कॉस्ट ऑफ इश्यू वो रिड्यूस हो जाएगा। एंड
इवन इनिशियल पब्लिक ऑफर जो है प्राइमरी मार्केट का इस परमिट थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज। रेगुलेटरी फंक्शन में सेबी जो है वो क्या करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो जारी करता है, किसके लिए, इंटरमीडियरी के लिए, मर्चेंट बैंकर, ब्रोकर, इन सब के लिए। ये जो इंटरमीडियरी है ब्रॉट अंडर द रेगुलेटरी परव्यू ऑफ द प्राइवेट प्लेसमेंट जो है उसको भी क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्टिव कर दिया। सेबी रजिस्टर करता है, रेगुलेट करता है वर्किंग ऑफ द स्टॉक ब्रोकर का। सेबी रजिस्टर रेगुलेट करता है वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड वाले, उसके लिए सेबी ने म्यूचुअल फंड रेगुलेशन जो है वो जारी करके 1996 की। फिर सेबी रेगुलेट करता है टेक ओवर ऑफ द कंपनी, सेबी रेगुलेट कंडक्ट करता है इंक्वायरी एंड ऑडिट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। बहुत सारी चीजें लिखवाई हुई थी, वो साथ में लेके बैठना बुक को, ठीक है ना। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो सेबी जो है वो वर्किंग एज ए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, ठीक है। इसकी एक्टिविटी को 5 डिपार्टमेंट में जो है वो क्या किया था, डिवाइड किया था, ठीक है। हेड ऑफिस जो है वो कहां पे, मुंबई के अंदर है, और इसके ब्रांच ऑफिस है कहां, कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली में। दो इसमें एडवाइजरी कमेटी है जो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के रिस्पेक्ट में जो है सेबी को क्या करती है, टाइम टू टाइम पे एडवाइस करती है। क्या क्या एडवाइस देती है, एडवाइस करते हैं सेबी को टू रेगुलेट द इंटरमीडियरी, एडवाइस करते हैं सेबी को ऑन किस पे, इश्यू ऑफ सिक्योरिटी द प्राइमरी मार्केट, एडवाइस करते हैं सेबी को ऑन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पे, एडवाइस करती है फॉर चेंज इन द लीगल फ्रेमवर्क एंड एडवाइस ऑन मैटर related to regulation and development of secondary stock exchange। ये जो कमेटी है कैन ओनली एडवाइस सेबी बट दे कैन नॉट फोर्स सेबी टू टेक एक्शन ऑन देयर एडवाइस। तो सेबी अपने हिसाब से काम करेगा। मेजर अचीवमेंट में तो वो T+1 आपको मैंने बताया था, जो पूरी नोटिंग करवाई थी, उसको एक बार पढ़ के जाना, ठीक है। बस तो कब बनाया था, 88 में। उसके बाद में इसको जो लीगल जो राइट दिए वो कब दिया, 1992 के अंदर। और एजेंसी एग्जीक्यूटिव में अजय त्यागी अभी इसकी जो है वो क्या, चेयरमैन है, ठीक है ना। तो एजेंसी एग्जीक्यूटिव में अजय त्यागी चेयरमैन, और पहले के जो चेयरमैन थे वो ये थे आपके, नहीं अभी के माधवी पूरी, ध्यान रखना, ठीक है। तो आज हमने जो है वो 3 चैप्टर कंप्लीट किए, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7, ओके। इसको भी आप निपटाओ। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी के 3 चैप्टर जो हैं उनको करेंगे, उससे अगली वीडियो में 3 चैप्टर फिर करेंगे, और फिर एक जो चौथा वीडियो होगा उसमें 1 चैप्टर इंश्योरेंस वाला उसको कंप्लीट करेंगे, ओके जी। चलो, बैंकिंग का पार्ट 1 तो कंप्लीट हो गया, इसको बढ़िया से कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा अच्छा कमेंट करना। बाकी रिवीजन वीडियोस का हम लोगों ने एक बैच स्टार्ट किया हुआ है, 500 रुपीज का बैच है, ओके, जिसके अंदर आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों की कंप्लीट रिवीजन वीडियो अवेलेबल हो जाएगी, और साथ में एमसीक्यू से मिलेंगे, ओके जी। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी भी कर सकते हो। बाकी हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से, वहां पे कोर्स रजिस्टर्ड है, आप वहां पे जाके उसको बाय कर सकते हो, ओके जी सर। चलो एक बार इतना करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।